प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एमजेड खान, आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। हम कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार मैं फाइनल भूगोल के प्रश्न पत्र कृषि भूगोल या एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी के जो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक था कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, उनकी पिछले वीडियो लेक्चर्स में बात कर रहे थे, जिसमें हमने 4 जो कारकों में मुख्य रूप से जो कृषि को प्रभावित करने वाले हैं उनमें विभाजित किया था, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स या भौतिक कारक, उनके बारे में चर्चा हम कर चुके थे। दूसरे जो महत्वपूर्ण कारक हैं सामाजिक या सांस्कृतिक कारक, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, उस पर चर्चा कर चुके थे। और आज हम बात करेंगे जो तीसरा है और चौथा, तीसरा है आर्थिक कारक और चौथा है राजनीतिक कारक, उन पर। तो तीसरा जो मुख्य कारक हैं कृषि को प्रभावित करने वाले वो हैं आर्थिक कारक। भौतिक कारकों की तरह ही आर्थिक कारक कृषि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। और कृषि भी क्षेत्र में कृषि का स्वरूप, वहाँ की कृषि व्यवस्थाओं तथा आर्थिक तंत्र पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। साथ ही कृषि का जो कृषि और कृषकों का जो आर्थिक विकास भी कृषि से उत्पादित वस्तुओं पर ही आश्रित है। इस प्रकार आर्थिक तंत्र का प्रभाव कृषि पर तथा कृषि से आर्थिक संपन्नता या समृद्धि की प्राप्ति तक होता है। और आर्थिक समृद्धि के फलस्वरूप ही कृषक उन्नतिशील बीज, सिंचाई के साधनों की प्राप्ति, उर्वरक, कृषि से संबंधित उपकरण आदि खरीदकर कृषि को सुव्यवस्थित कर सकता है, अन्यथा कृषि में जो अभावग्रस्तता है वो बनी रहती है। अतः किसी भी समाज का आर्थिक दृष्टि से संपन्न होना कृषि के लिए लाभकारी सिद्ध होता है, क्योंकि विकास की दौड़ में कृषि में नई पद्धति के लिए अनेक प्रकार के बीजों, मशीनों, यंत्रों, उर्वरकों, दवाइयों आदि की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति पर्याप्त पूंजी से होती है। अतः कृषि विकास के लिए आर्थिक समृद्धि एक तरह से हम वर्तमान में कह सकते हैं आवश्यक है। जिन कृषकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होती है वे बाध्य होकर परंपरागत जीवकोपार्जन कृषि पद्धति अपनाते हैं। और इस तरह समाज 2 वर्गों में उभरता है। जिन कृषकों के पास पूंजी होती है वो अधिक धनवान होते हैं तथा जो अभावग्रस्त हैं वे निर्धन बनते जाते हैं। तो आर्थिक कारकों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। और कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, प्रमुख आर्थिक कारक हैं, उन्हें हम मुख्य रूप से 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 7 प्रकार ले सकते हैं हम। उनमें नंबर 1 कृषि कार्य तथा उद्यम, नंबर 2 क्षेत्र का विशिष्टीकरण, नंबर 3 बाजार, नंबर 4 श्रम, नंबर 5 यंत्रीकरण और तकनीकी ज्ञान, नंबर 6 परिवहन और नंबर 7 पे हम रख सकते हैं आर्थिक प्रशासनिक गतिविधियाँ। अब बात ये आती है नंबर 1 जो आर्थिक कारक हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं कृषि को प्रभावित करने वाले, वो हैं कृषि कार्य तथा उद्यम। सामान्यतः जो कृषक अपने फार्म पर उन्हीं फसलों की बुआई करता है जिससे उसे अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है अथवा होने की संभावना रहती है। और कृषक अपनी आवश्यकता अनुसार कृषि को सघन करता है। कृषि में यह सघनता उसी मात्रा तक होती है जब तक कि उसे लाभ की आशा दिखाई देती है। कभी कभी प्रशासनिक नीतियों के कारण कृषक को घाटा भी उठाना पड़ता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक होता है कृषि कार्य और उसका उद्यम। दूसरा है क्षेत्र की विशिष्टता। आय और सीमांत विश्लेषण के आधार पर किस फसल को किस समय कितने क्षेत्र पर उगाया जाए निश्चित किया जाता है। क्षेत्र विशेष का निर्धारण फसलों के लागत एवं लाभ के आधार पर निर्धारित होता है। और इसी आधार पर कृषि उद्यमों का निर्धारण भी होता है कि किस क्षेत्र में कौन सा उद्यम, कहाँ पर मुर्गी पालन किया जाए, कहाँ पर मिश्रित कृषि जाए, कहाँ पर अन्नोत्पादन किया जाए, कहाँ पर बागायती कृषि किया जाए, ये कई सारे पशुपालन किया जाए। तो ये सब उचित एवं उचित क्या अनुचित होगा उसको ध्यान में रखते हुए प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ से निर्धारित होता है। इस प्रकार इनमें से जो उद्यम उस क्षेत्र के लिए लाभकर होता है उसे कृषक जो है प्राथमिकता के आधार पर चुनता है और उसका प्रसार आसपास के भूभाग पर भी धीरे धीरे होता जाता है। और इस प्रकार जितने भूभाग पर क्षेत्रीय विशिष्टता कृषिगत दृष्टि से मिलती है वहाँ तक उस विशिष्ट क्षेत्र का परिसीमन हम सरलतापूर्वक कर सकते हैं। और इसी विशिष्टता के आधार पर हम कृषि विद्यार्थियों का निर्धारण भी करते हैं, ये कहा जा सकता है। तीसरा जो कारक है वो महत्वपूर्ण है बाजार। कृषि को प्रभावित करने वाले आर्थिक कार्यों में बाजार का महत्व सर्वोपरि है।
और बाज़ार से दूरी बढ़ने के साथ साथ कृषि के स्वरूप में अंतर देखने को हमें मिलता है। और इस संदर्भ में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान जो फॉन थुनेन थे, उन्होंने अपने निष्कर्ष दिए हैं कि किस प्रकार से बाज़ार से दूरी बढ़ने के साथ साथ कृषि पर प्रभाव पड़ता है। तो कृषि का प्रभाव बाज़ार की दूरी के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। कृषक उन उत्पादों का वरीयता प्रदान करता है जिनकी मांग एवं बाजार मूल्य अधिक होते हैं, और उत्पादों की जो मांग है वो स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपभोग के लिए होती है। स्थानीय स्तर पर क्रेता विक्रेता जो है वो दोनों सीधे लेन देन करते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संबंध जटिल होता है और मांग की स्थिति या मांग की जो आपूर्ति है वो स्थानीय तथा दूरस्थ बाज़ारों से हो सकती है। कुछ उत्पाद का उत्पादन जो है अपेक्षाकृत दूरस्थ देशों में भी होता है, अतः आवश्यकता की पूर्ति के लिए उस क्षेत्र से भी संपर्क स्थापित करना पड़ता है तथा उत्पादनों को मंगाकर बाजार व्यवस्था को स्थिरता प्रदान की जाती है एक तरह से। इसी प्रकार चौथा जो कारक है आर्थिक कारक में हम ले सकते हैं श्रम। कृषि को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में श्रम भी एक महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण तथ्य है। विभिन्न फसलों एवं पशुओं के लिए श्रम की विभिन्न दरों की आवश्यकता होती है। उन फसलों का उत्पादन संभव नहीं होता है जिसमें अधिक मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। नए देशों में उन्हीं फसलों की प्रधानता है जिनमें अपेक्षाकृत बहुत ही कम मानव की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ मशीनों का अधिकतम उपयोग बड़े बड़े फार्मों पर गेहूँ एवं पशुपालन उद्यम को के लिए किया जाता है। और इसके विपरीत जो प्राचीन देश हैं वहाँ पर श्रम की अधिकता के कारण जीविकोपार्जन के लिए गहन कृषि की खेती की जाती है या कृषि की जाती है, और इस भाग में मुख्य शस्य चावल होती है जिसकी कृषि अधिक मानवीय श्रम के उपयोग से की जाती है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है श्रम के संबंध में अगर हम बात करें तो। इसी तरह से पांचवा कारक हम कह सकते हैं आर्थिक कारकों में यंत्रीकरण, तकनीकी विकास। विश्व में आधी से अधिक विकासशील जनसंख्या कृषि से संबद्ध है एक तरह से ये कह सकते हैं, और पुरानी सभ्यता वाले देशों में 88.5% तक लगभग कृषक जनसंख्या यंत्रीकरण के अल्प प्रसार एवं तकनीकी अज्ञानता के कारण है। और शेष 11.5% जो देश हैं नवीन भविष्य देश हैं, विशेषकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों की हम बात करें, वहाँ मशीनीकरण और वैज्ञानिक विधियाँ पूर्ण विकसित हैं और इसके कारण से तकनीकी विकास भी वहाँ पर भरपूर मात्रा में हुआ है। और इन दोनों प्रकार के क्षेत्रों की कृषि में भी हमें पर्याप्त अंतर इसी कारण से यंत्रीकरण और तकनीकी विकास के कारण हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार छठा जो कारक महत्वपूर्ण कारक है वो आर्थिक कारकों में वो है परिवहन। परिवहन की सुविधा से यातायात में लगने वाला समय जो है लागत और नश्वरता को कम करता है और कृषि उत्पादों के आदान प्रदान में तीव्रता आती है। पशुपालन उद्यम, व्यापारिक अन्नोत्पादक कृषि और बागायती कृषि से प्राप्त उत्पादन पूर्णतया अंतर्राष्ट्रीय विश्व बाजार पर ही आधारित है एक तरह से हम ये कह सकते हैं। और परिवहन में क्षमता, गति और आवृत्ति और वे ये आदि जो हैं मुख्य शर्तें हैं जिनका प्रभाव कृषि उत्पादों पर परोक्ष या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें देखने को मिलता है। शीघ्र नष्ट होने वाले जो पदार्थ हैं, फल फूल, दूध एवं हमारी सब्जी आदि जिसकी बात कर सकते हैं हम, इनके परिवहन में जो है वो गति और आवृत्ति का विशेष महत्व होता है। जब क्योंकि इन वस्तुओं का उत्पादन ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ से इन्हें सुगमतापूर्वक कम खर्च में शीघ्र बाजार तक पहुँचाया जा सके। और ऑस्ट्रेलिया उदाहरण के लिए कह सकते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जो डेयरी तथा मांस का निर्यात है सुगमतापूर्वक वायुयानों द्वारा ब्रिटेन और यूरोपीय देशों को किया जाता है। भारत के जो बड़े नगर हैं मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली को निकटवर्ती जो सीमांत प्रदेश हैं उनसे उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति परिवहन द्वारा होती है। इस प्रकार उपज को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए परिवहन जो है वो सड़क, रेल, जलयान, वायुयान कोई सा भी हो इसकी विशेष आवश्यकता होती है। जहाँ उपयुक्त साधन सुलभ नहीं है वहाँ उत्पादन अपेक्षाकृत जो है वो कम लाभकर सिद्ध होता है। और सातवां कारक जो है वो आर्थिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो है आर्थिक प्रशासनिक गतिविधियाँ। इसमें हम कह सकते हैं कि कृषि पर जो है वो आर्थिक प्रशासनिक नीतियों का प्रभाव भी पड़ता है।
कृषि उत्पादों की कीमतें सरकारी तंत्र द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती हैं और इन्हीं कीमतों पर कृषि उत्पादन प्रणाली निर्भर करती है। जिस उत्पादन की कीमत ज़्यादा होती है, कृषक सामान्यतया उसी वस्तु का उत्पादन अधिक करता है तथा जिसकी कीमत बाजार में कम होती है, कृषक उसकी उत्पादन कम करता है या उसकी उपेक्षा करता है। कुछ वर्षों पूर्व जैसे भारत में गन्ने का भाव बढ़ा दिया गया था तो कृषकों ने गन्ने की कृषि बड़े पैमाने पर शुरू की, लेकिन इतने अधिक क्षेत्र इसमें सम्मिलित हो गया कि उसका सीधा प्रभाव चावल एवं गेहूँ पर की कृषि पर पड़ने लगा और बाध्य होकर सरकार को पुनः गन्ने की कीमत को कम करना पड़ा ताकि शख्स से संतुलन बना रहे। और इसके साथ ही प्रशासन कृषकों के हितों की सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादों के निर्यात के नियंत्रण हेतु तथा उत्पादनों की उत्पादकता के आधार पर क्षमता बनाए रखने के लिए शुल्क प्रणाली भी एक तरह से लागू करता है। तो इस प्रकार कृषि के सर्वांगीण एवं समुन्नत विकास के लिए वे सभी पहलू महत्वपूर्ण हैं जो प्राकृतिक हों, सामाजिक हों या आर्थिक हों। तो ये तीनों कारक जो हमने अभी तक डिस्कस किए, जिसमें भौतिक कारक ले सकते हैं, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक कारक ले सकते हैं और आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण है। और अंतिम जो कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो हैं महत्वपूर्ण, जिसे हम मुख्य चौथे भाग के रूप में हमने बांटा था, वो है राजनीतिक कारक या पॉलिटिकल फैक्टर्स। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में राजनीतिक नीतियों से होने वाले प्रभावों का अध्ययन हालांकि बहुत कम हुआ है, जबकि इसका प्रभाव स्थानीय एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर देखने को मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रादेशिक कृषि स्वरूप में राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभावों से संबंधित विशेष अध्ययन हुए हैं। इसके अलावा यूरोपीय देशों में भी राजनीतिक निर्णयों के कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया है और विश्व के लगभग सभी देशों में वहाँ की सरकारों द्वारा प्रतिवादी नीतियों के द्वारा कृषि संचालित होती है। इन नीतियों में भू स्वामित्व, भूमि सुधार, जोत का आधार आदि का निर्धारण कार्यान्वयन सरकारी संरक्षण में ही संभव होता है। चूँकि कृषि भी एक उद्यम है, अतः इसके समुचित विकास के लिए सरकारी तंत्र द्वारा पर्याप्त पूंजी विनियोजन, कृषि उत्पादों के परिवहन, भंडारण, विपणन, मूल्य निर्धारण आदि में राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। और संसार के विभिन्न देशों में भूमि सुधार तथा चकबंदी द्वारा फार्म बड़े करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास सरकारी प्रयत्नों के ही परिणाम के रूप में हमें देखने को मिलता है। यूरोप और भारत में चकबंदी के प्रभावों का विशद अध्ययन हुआ है, जबकि मेक्सिको सरकार ने वहाँ के बड़े बड़े स्टेट को छोटे छोटे फार्मों में विभाजित कर दिया है। ये फार्म इतने छोटे हो गए हैं कि उन पर कृषि करना अब आर्थिक दृष्टि से बाध्य नहीं रह गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का प्रभाव रोपण कृषि के विकास एवं विस्तार पर भी देखा जा सकता है। यूरोपीय देशों द्वारा बागायती कृषि का प्रसार एवं विस्तार किया गया, जिनकी विशेष रूप से आवश्यकता थी। और विश्व की अनेक सरकारें भू स्वामित्व के अलावा कृषि उत्पादकता की वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं क्रियान्वित या कार्यान्वित करती हैं, जैसे जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही नए क्षेत्रों में या नए क्षेत्रों पर कृषि का विस्तार, शुष्क भागों में सिंचाई की व्यवस्था, बीहड़ और डेल्टाई और नदी तटीय दलदली भागों को भूमि उद्धार आदि की व्यवस्था सरकार द्वारा अपनाई जाती है। कृषि आत्मनिर्भरता से नीति बनाई जाती है और इसके द्वारा कोशिश ये की जाती है कि किस प्रकार से कृषि को अधिकाधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सके। इसमें हम कह सकते हैं कि सरकारें जो हैं, बैंक और एजेंसियां कृषि के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराती हैं। रियायती दरों पर ऋण, मशीनों, उर्वरकों, दवाइयों आदि को उपलब्ध कराया जाता है। सिंचाई के साधनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं में सुधार आदि के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से एक तरह से इनमें सहायता भी प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से कृषि को जो प्रभावित करने वाले जो राजनीतिक कारक हैं, उनको भी हम ये कह सकते हैं कि उनको हम कम रूप में नहीं आंक सकते। सरकारी नीतियां भी किसी भी देश या प्रदेश की जो कृषि है उसको महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, उसका उनमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो इस प्रकार से कृषि को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको हमने 4 मुख्य भागों में विभाजित किया, जिसमें भौतिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक, ये 4
महत्वपूर्ण कारक हैं जिनका हमने विस्तार से अध्ययन किया। ये कृषि को प्रभावित करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण कारक हैं।